हेलो स्टूडेंट, मैं प्यारे बच्चों। हमने हमारे लास्ट लेक्चर में क्या किया था? हमने हमारे लास्ट लेक्चर में किया था बच्चों कि हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है और लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर क्या होता है। यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट में किसी कहा था कि अगर हमारे पास कोई सेट है, एन वेक्टर्स का कोई सेट है, अगर उस सेट की एक लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आ जाए, अगर उस सेट की कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन अगर जीरो आती है, तो उस लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर हर एक स्केलर जीरो है तो उस सेट को हम क्या कहेंगे? जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कहेंगे। और अगर उस लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है जो उसमें एटलीस्ट एक भी अगर हमको कोएफिशिएंट कैसा मिल गया, नॉन जीरो मिल गया, तो हमारा सेट कैसा आ जाएगा? तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। फिर हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट पे अलग अलग कंडीशंस की थी कि कब कैसे कैसे दे रखा हो तो हम कैसे चेक करेंगे कि कब लीनियरली इंडिपेंडेंट और कब लीनियरली डिपेंडेंट होगा। हमने अलग अलग कंडीशंस पे चेक कर दिया था कैसे कैसे हमारा काम लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के लिए होगा। अब हम उसी बेस पर आपके कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है जैम 2018। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन में कहता है कि v1 v2 v3 एक सेट बना दिया, बी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इन ए वेक्टर स्पेस ओवर आर। ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सेट है तीन वेक्टर्स का v1 v2 और v3 किसी वेक्टर स्पेस v से ओवर r, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इनमें से कौन सा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हमें गिवन है। देखते हैं कैसे सॉल्यूशन। हमने क्या था बच्चों कि हमने रिजल्ट किया था कि अगर हमारा v1 v2 v3 अप टू vn क्या है? एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है। फिर हमने एक और सेट बनाया था बच्चों a11 into v1 प्लस a12 into v2 प्लस अप टू सो ऑन a1n into vn। फिर अगला आता है a21 v1 a22 v2 a23 v3 अप टू a2n vn। ऐसे करके हमने एक सेट बनाया था बच्चों और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट था। डिपेंड किस पे करता था? क्योंकि कोएफिशिएंट की जो मैट्रिक्स थी अगर उसका रैंक हमारे जितने वेक्टर्स थे उसके इक्वल आता था, जैसे m वेक्टर्स का हमने सेट बनाया था दूसरा, तो अगर उसका जो कोएफिशिएंट्स की मैट्रिक्स होंगी अगर उसका रैंक m की इक्वल आता था तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और उससे कम आता था लीनियरली डिपेंडेंट होगा। यानी कि अगर ये इंडिपेंडेंट है उसके करस्पॉन्डिंग अगर हमने ये हमारा t बना दिया तो इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कैसे होगा कि अगर मैं इसके कोएफिशिएंट्स की एक मैट्रिक्स बनाऊं तो उसका रैंक अगर 3 आता है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, अगर 3 से कम आएगा तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। इसी तरह से इसमें हम चेक करेंगे। इसमें जैसे हमारे पास 4 वेक्टर्स बना दिए तो मैं क्या करूंगा कि इसकी कोएफिशिएंट्स की मैट्रिक्स बनाऊंगा, अगर उसका रैंक 4 आ गया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और 4 से कम आए तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ये हमने रिजल्ट किया था। सबसे पहले हम इसका देखते हैं। हमारा इसकी हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी? कोएफिशिएंट्स की 1 1 -1 2 1 3 5 4 0। ठीक है बच्चों, ये हमारी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में मैं क्या करता हूं बच्चों? इस मैट्रिक्स में मैं ले लेता हूं R3 को, क्या? R3 माइनस R2 प्लस 3R। ठीक है बच्चों, या फिर भैया कॉम्प्लिकेटेड लगता है ऐसे कर दीजिए, क्या आप कर दीजिए R2 को कर दीजिए R2 प्लस 3R1। क्या कहा मैंने? इसमें हम करेंगे R2 को R2 प्लस 3R1, R2 प्लस 3R1 R1 तो ऐसा कैसा? R2 प्लस 3R1 5 R2 प्लस 3R1 4 R2 प्लस 3R1 0। और ये भी हमारे पास क्या जाएगा बच्चों? 5 और ये। अब मैं ये कर दूंगा R3 कर दूंगा R3 माइनस R2। जैसे ही R3 माइनस R2 करूंगा ये दोनों क्या जाएंगे? 0। यानी कि जो मेरे क्वेश्चन की जो मैट्रिक्स थी इसका रैंक कितना बच्चों? 2 है, जो कि इसके नंबर ऑफ वेक्टर्स m से क्या है? लेस है। जो कि 3 थी इसमें नंबर ऑफ वेक्टर्स, तो ये उससे लेस आ गया। लेस आया तो क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है बच्चों। ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं बनेगा। कि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देता हूं तो ये वेक्टर मिल जाता है। यानी कि ये वेक्टर क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट है। इन दोनों को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है। नेक्स्ट क्या बच्चों? सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या कहता है? v1 माइनस v2 v2 माइनस v3 v3 माइनस v1 कि v1 माइनस v2
v2 माइनस v1 और माइनस v1 इंटू v3। ठीक है बच्चों, इसमें क्या करता हूँ मैं r1 और r2 क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ बच्चों कि मैं r2 को लिख दूंगा r2 प्लस r1। जब मैं r2 को r2 प्लस r1 लिखूंगा तो 1 माइनस 1 0, ये हो जाएगा 1 हमारे पास बच्चों, ये 0, ये माइनस 1, अब ये माइनस 1 0 और अब मैं क्या करता हूँ बच्चों कि r3 का लिख दूँ r3 प्लस r2, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। कि इसका भी जब हमने क्वेश्चन की मैट्रिक्स बनाई तो उसका भी रैंक कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया, वो भी 3 से लेस है, तो ये भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ये जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो उसके नेगेटिव इक्वल हो गया बच्चों, यानी ये क्या हो गया, इन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। इसमें से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये आ जाएगा। थर्ड वन बच्चों, थर्ड क्या कहता है, कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स में ये 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1, नेक्स्ट क्या है कि 1 माइनस 1 1 1 1 1, ये बच्चों ये हमारी क्या आ जाएगी 4 + 3 की मैट्रिक्स है। क्या अगर इसका रैंक अगर 4 तो आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और अगर 4 से लेस आया तो क्या जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। लेकिन हम जानते हैं बच्चों कि अगर हमारी कोई m क्रोसेंट की मैट्रिक्स है तो उसका रैंक क्या आता है बच्चों, लेस देन आता है मिनिमम ऑफ m n n, यानी कि इस मैट्रिक्स का रैंक क्या आएगा बच्चों, लेस देन या इक्वल टू आएगा मिनिमम ऑफ 4 या 3, और मिनिमम 4 3 में कौन है बच्चों, 3 है, यानी कि इस मैट्रिक्स का रैंक क्या 3 आएगा या 3 से लेस आएगा, 4 कभी भी नहीं आएगा बच्चों। अगर 4 नहीं आएगा तो ये सेट कैसा आएगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा बच्चों। और जब ये तीनों डिपेंडेंट हो गए तो हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा बच्चों। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, क्या इसकी आप मैट्रिक्स बना के देखिए कि उसका रैंक अगर 3 आया तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गई। इसकी मैट्रिक्स क्या बनाई बच्चों, 1 1 0 0 1 2 और 3 0 1। मैं इसको रो एक्लेन में बनाता हूँ तो ये 1 है, ठीक है, यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो क्या करता हूँ, r3 लिख देता हूँ r3 माइनस r1, ये जाएगा 3 माइनस 3, ये यहाँ पे 0, ये क्या जाएगा बच्चों 0 माइनस 1 माइनस 3, और 1 माइनस 3 इंटू 0 1। अब क्या कहते हैं, यहाँ पे 0 होना चाहिए बच्चों, कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख दूंगा, ये प्लस 3 टाइम्स ऑफ ये, यानी कि अब r3 को लिख दूं r3 प्लस 3r2। पहले हमने क्या किया था, r3 को लिखा था r3 माइनस 3r1 लिखा था। अब मैं क्या लिखूं 3r2 लिख दूं, तो ये क्या जाएगा मेरा, दिस प्लस दिस तो 0, ये भी 0, अब इसको क्या लिख दूं, ये प्लस 3 टाइम्स ऑफ ये, यानी कि ये क्या जाएगा 7 हो जाएगा। अब ये हमारी रो एक्लन फॉर्म कन्वर्ट हो गई, और इसमें कितनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, 1 2 3 नॉन जीरो रो है, यानी कि रो एक्लन फॉर्म जितनी है नंबर ऑफ नॉन जीरो होती है वही हमारा मैट्रिक्स क्या होता है, रैंक होता है। यानी कि हमारी जो इसके कोरेस्पोंडिंग जो मैट्रिक्स बनी उसका रैंक कितना आया बच्चों, 3 आ गया, 3 आया, यानी इसमें बस 3 वेक्टर्स थे और हमारा रैंक भी कितना आ गया, 3 आ गया। यानी कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ये हमारा क्या था बच्चों, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ऐसे आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट के कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको करना है। ये था बहुत ही इजी क्वेश्चन था आपको जो एग्जाम में आया था। अब नेक्स्ट अपना काम आगे बढ़ाते हैं बच्चों। अभी तक हमने किया बच्चों लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। अब हम क्या करते हैं, ऑर्डर्ड सेट पढ़ते हैं कि हमारा सेट ऑर्डर्ड क्या होता है, ऑर्डर्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सेट। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट तो बाद की बात है, तो सबसे पहले हम करते हैं ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड सेट क्या होता है, लेट Vn
VNE सेट ऑफ वेक्टर्स, ये कोई भी हमारा सेट ऑफ वेक्टर्स है बच्चों, तो हम इस सेट को ऑर्डर्ड सेट कब कहेंगे बच्चों, देन S is said to be ordered set if ith element of SPG। क्या मतलब बच्चा, कोई भी सेट है, अगर हमने उसको ऑर्डर सेट कर दिया, यानी कि हमने उसके जो एलिमेंट्स थे V1 V2 V3 अप टू Vn, इनकी पोजीशन को क्या कर दिया बच्चों, फिक्स कर दिया। अभी तक हम कोई भी सेट कर रहे थे, तो मान लीजिए हमारे पास कोई 3 वेक्टर्स का कोई सेट था, अब ये सेट है बच्चों, ये सेट है, या भी आपको इसको ऐसे बोल दीजिए, ये सेट है, या भी आप इसको ऐसे बोल दीजिए, ये सेट है, या 4 3 1 ऐसे बोल दीजिए। आप इनको कैसे भी परम्यूट कर देते हैं, परम्यूट करना मतलब बच्चों चेंज करना, एक दूसरे का पोजीशन चेंज कर देते हैं, इनकी परम्यूटेशन कर देते हैं। कि अगर आप इनको कैसे भी चेंज करते हैं तो हमारा सेट ये या ये हमारा सेट क्या होता है बच्चों, इक्वली होता है। अगर हम ऑर्डिनरी सेट की बात करते हैं, कि ऑर्डिनरी सेट में सिर्फ क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, जो एलिमेंट्स हो सेम होने चाहिए, उनकी पोजीशन कैसे आगे पीछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ये हमारे सेट्स इक्वल है। लेकिन जब हम ऑर्डर्ड सेट की बात करते हैं, अगर ये हमारा एक ऑर्डर्ड सेट है, ऑर्डर्ड सेट का मतलब क्या है, अब इसमें पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 4 आएगा बच्चों। अगर हमने पहले 3 लिख दिया, लेकिन इसके फर्स्ट एंट्री क्या थी बच्चों 1 थी, तो ये हमारा अब ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। अगर ये भी एक ऑर्डर्ड सेट है, एक अलग ऑर्डर्ड सेट है जिसकी फर्स्ट एंट्री 3 है, सेकंड एंट्री 1 है, थर्ड एंट्री 4 है। यानी ऑर्डर सेट में क्या है कि हमने हमारे जो सेट के एलिमेंट्स है उनकी पोजीशन में कर दिया, फिक्स कर दिया बच्चों, ये होता हमारा ऑर्डर सेट। A linearly independent set of n vectors can be permuted to form n factorial ordered set। ये क्या कहता है दोस्तों कि अगर आपके पास कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है n वेक्टर्स का, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, परम्यूट कर सकते हैं। कि आपको उसको परम्यूट कर देंगे, इसी एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज कर करके हम उससे n फैक्टोरियल ऑर्डर्ड सेट बना सकते हैं। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था बच्चों, जैसे मैंने 1 2 3 ले लिया कि आपके पास कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है, अब आप इनके एलिमेंट्स को परम्यूट कीजिए, यानी 1 3 2, ये अपने अलग से एक ऑर्डर सेट है बच्चों। नेक्स्ट 3 1 2, ये भी हमारा क्या है, ऑर्डर सेट है बच्चों। नेक्स्ट 3 2 1, ये भी अपना क्या बच्चों एक ऑर्डर सेट है बच्चों। नेक्स्ट 2 3 1, ये भी एक ऑर्डर सेट है बच्चों, और 2 1 3, ये भी एक ऑर्डर सेट है बच्चों। यानी कि अगर हमारे पास कोई 3 वेक्टर्स का लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट था बच्चों, तो मैंने क्या किया कि उसके एलिमेंट्स को क्या कर दिया, परम्यूट करना स्टार्ट कर दिया। परम्यूट मतलब उसकी पोजीशन चेंज कर दी, थर्ड से सेकंड पे ले आया, इसको सेकंड से थर्ड पे ले गया, अब इसको थर्ड से सेकंड से फर्स्ट पे ले आया, इसको सेकंड पे ले गया। फिर यहाँ क्या किया कि फर्स्ट को थर्ड पे ले गया, थर्ड को फर्स्ट पे ले गया, इंटरचेंज कर दिया इनको। ऐसे ऐसे करके मैं जितने भी पॉसिबल चेंजेस कर सकता हूँ। अगर मेरे पास n वेक्टर्स का कोई सेट है तो उसमें n फैक्टोरियल यानी 6 चेंजेस कर सकता हूं। अगर 3 वेक्टर्स का यानी 3 फैक्टोरियल यानी 6, इससे अलग आप कोई भी ऑर्डर सेट इस सेट से नहीं बना सकते बच्चों। यानी कि कहने का क्या मतलब है, अगर हमारे पास एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है n वेक्टर्स का, तो हम उससे n फैक्टोरियल ऑर्डर्ड सेट बना सकते हैं बच्चों। वो क्या कहता चाहिए कि अगर
नंबर ऑफ वेक्टर्स इन ए वेक्टर स्पेस Vn और Zp where P is a prime is। अभी क्या रहा तो कि हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है Vn और F हमारा फील्ड होता था, फील्ड मैंने ले लिया तो Zp। अब Zp में क्या कह रहा है, ये P बार क्या कोई भी प्राइम, हमें पता था जब Zp P प्राइम होता तभी हमारा फील्ड बनता है। यानी कि और Vn क्या था हमारा, Vn होता हमारा n टपल्स का कोई भी सेट है, 1 2 3 अप टू सो n। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास क्या कोई भी n टपल्स का एक सेट है बच्चों, ठीक है, n टपल्स का एक वेक्टर है बच्चों। और हमारे Vn में ओवर Zp ऐसे ऐसे कितने वेक्टर बनेंगे ये हमें बताना है। हमें बताना है कि नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने होंगे हमारे वेक्टर स्पेस में। वेक्टर स्पेस की कार्डिनलिटी बतानी है हमें कि Vn ओवर Zp कितनी होगी। अब Zp का क्या मतलब बच्चों, Zp का मतलब है कि हमारे फील्ड में एलिमेंट कैसे हैं 0 1 2 3 अप टू p माइनस, कि हमारे जो फील्ड है वो फाइनाइट फील्ड है जिसमें ये p एलिमेंट्स है बच्चों, इनके अलावा कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। यानी कि इससे आगे अगर मैं p की बात करूंगा तो p अंडर मॉडुलो p क्या हो जाएगा 0, p प्लस 1 की बात करूंगा वो 1 हो जाएगा, p प्लस 2 2 हो जाएगा, p प्लस 3 3 हो जाएगा। तो यहां भी देखते हैं बच्चों कि सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट है ये n टपल्स है, कि फर्स्ट टपल के पास कितनी चॉइसेस हैं, फर्स्ट टपल के पास चॉइसेस है बच्चों ये इनमें से कुछ भी हो सकता है, आप इसमें से कुछ भी रख दीजिए। तो हमारे जो फर्स्ट जो हमारा वेक्टर है जो टप्पल उसके बाद कितने चॉइसेस हैं p चॉइसेस है बच्चों। इससे नेक्स्ट वेक्टर के पास कितने चॉइसेस हैं, अभी भी हमारे पास कितने चॉइसेस है बच्चों p चॉइसेस हमारे पास p ही रहेंगी। क्यों, क्योंकि अब हमें ऑर्डर्ड सेट नहीं पूछा इसने पूछा सिर्फ नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने हैं। अब वो ऑर्डर्ड है ऑर्डर नहीं ये नहीं कहा इसने, जब कुछ नहीं कहा तो हम अपने ऑर्डर सेट बनाते हैं। ये हमारे पास एक टप्पल की चॉइस के पास हमारा एलिमेंट कहां से आएगा, फील्ड से आएगा। तो फील्ड से आएगा तो हमारे पास चॉइसेस कितनी हो जाएंगी बच्चों उसके लिए p p p और कितने टाइम्स 1 2 3 अप टू n टाइम्स। यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे इसमें Vn ओवर Zp में वो कितने होंगे बच्चों p रेज़ टू द पावर n, p इंटू p इंटू p इंटू p मल्टीप्लाई क्यों होंगे बच्चों, तो यहाँ पे सिर्फ दो p प्लस p प्लस p प्लस p ऐसे नहीं होंगे। ऐसे क्यों नहीं होंगे, मान लीजिए मैंने इसमें ले लिया यहाँ पे पहले 0 0 0 n माइनस 1 पोजीशन पर 0 रख दिया बच्चों। अब इसके पास क्या चॉइसेस है, इसके पास भी बहुत सारे चॉइसेस है, मैंने इसमें 0 रख दिया बच्चों। अब क्या किया मैंने n माइनस 1 पर 0 रखा फिर इस पे 1 रख दिया बच्चों, फिर n माइनस 1 तक तो 0 रखा फिर इस पे 2 रख दिया बच्चों, फिर n माइनस 1 तक 0 रखा फिर इस पे 3 रख दिया अप टू p माइनस 1। कि यहाँ से p वेक्टर तो हमारे पास कब बन गया जब हमने सभी जगह 0 रखा और लास्ट एंट्री को चेंज करते गए। अब क्या जाएगा बच्चों कि जब हम p माइनस n माइनस 2 तक 0 रखें, यहाँ पे दोनों 0 रखें, एक और आ जाएगा बच्चों, वो तो आ चुका। अब यहाँ पे 0 की बजाय यहाँ पे मैं क्या कर दूं 1 बच्चों, कि 0 0 0 0 n माइनस 2 तक, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 2 यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 यहाँ पे 0। तो वो क्या आ जाएगा बच्चों p चॉइसेस और उससे आ जाएंगी। ऐसे करते करते इसके साथ करूँ मतलब यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 हो जाए, यहाँ पे 2 1 हो जाए, 3 1 हो जाए, 4 1 हो जाए, 5 1 हो जाए। ऐसे करते करते हमारे पास मल्टीप्लाई हो जो p इंटू p इंटू p इंटू टू n टाइम्स, यानी p रेज़ टू द पावर n वेक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास। इसमें Vn एक वेक्टर स्पेस है जो n टपल्स का ओवर Zp है। तो ये तो हमारे नंबर ऑफ वेक्टर्स से। अगर मैं नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स की बात करूंगा बच्चों, नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इन V एंड Zp, जब नॉन जीरो की बात करूंगा तो हमारे वेक्टर स्पेस के पास एक ही जीरो एलिमेंट का जो क्या होगी हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होगी। यानी कि हमारे Pn में से अगर मैं एक एडिटिव आइडेंटिटी को सब्ट्रैक्ट कर दूं,
पी एन माइनस वन हमारे पास क्या होंगे, नॉन जीरो एलिमेंट होंगे। ठीक है बच्चों। अब क्या कहता है बच्चों कि मान लीजिए V1 मेरा कोई नॉन जीरो है, कि मेरा कोई वी एन जेड पी है, V1 ने कोई नॉन जीरो उठा लिया वी एन जेड पी से, नॉन जीरो भी है और वी एन जेड पी से भी है, तो क्या होगा बच्चों, मैं एक सेट बनाता हूं कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1, कि V1 जितना भी सेट है मेरा, कि एक V1 है, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में जो जो इसकी जितनी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकती हैं वो सभी बनानी है मैंने V1 की, और उसका जो सेट आगे उसकी कार्डिनलिटी कितनी है बच्चों। ये सारा काम क्यों कर रहे हैं, जब मैं जैसे जैसे हम आगे काम को बढ़ाएंगे हम हमारी सारी चीजों को इनको यूज करते चलेंगे बच्चों। एक बार हम हमारा वर्क को बिल्डअप कर रहे हैं कि हमें क्या क्या चाहिए है और वो कैसे कैसे आएगा। यानी कि अब क्या कर रहा मैं कि मेरे पास कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट है बच्चों, कहां से, वी एन जेड पी से, तो मुझे इसकी सारी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन चाहिए। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हुई बच्चों कि यार इसकी मैं मल्टीप्लाई करता हूं किससे, फील्ड के एलिमेंट से। तो मेरे पास क्या होगा बच्चों, मेरे पास एलिमेंट है V1, मैं क्या करता हूं फील्ड से जीरो उठा लेता हूं, 0 इंटू V1 एक लीनियर कॉम्बिनेशन होगी बच्चों, 1 इंटू V1 दूसरी लीनियर कॉम्बिनेशन होगी बच्चों, 2 इंटू V1 तीसरी लीनियर कॉम्बिनेशन होगी बच्चों, अप टू सोन फील्ड में कितने एलिमेंट है मेरे पास, n एलिमेंट है बच्चों। यानी ये क्या आ जाएगी p माइनस वन इंटू V1, ये क्या आ जाएगी एक और n हो जाएगी, यानी कि सॉरी n नहीं है मेरे पास, इसमें p एलिमेंट है बच्चों फील्ड में, यानी मेरे पास टोटल लीनियर कॉम्बिनेशन कितनी आ जाएगी बच्चों, 1 2 3 अप टू p। यानी कि अगर मैं एक एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट लेता हूं और उसकी लीनियर स्पेन चेक करता हूं, लीनियर स्पेन या कह लीजिए आप लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट, तो उसमें कितने एलिमेंट आएंगे बच्चों, p एलिमेंट। अब मैं क्या करता हूं V2 वी एन जेड पी बी अनदर, यानी लीजिए V1 V2 B टू नॉन जीरो वेक्टर्स, टू नॉन जीरो वेक्टर्स फ्रॉम V एन जेड पी, हमने बोल दिया। तो अगर अब मेरे पास केवल एलिमेंट दो एलिमेंट्स के लिए V1 और V2, अगर मैं उसकी लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट यानी लीनियर स्पेन का सेट बनाता हूं V1 और V2 और उस सेट की कार्डिनलिटी चेक करता हूं, यानी कि अब ये क्या कह रहा है, अब ये क्या कह रहा है मेरे पास दो एलिमेंट है V1 और V2, मुझे इन दोनों की जितनी भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकती है वो सारी की सारी बनानी है बच्चों। सारी मैं कैसे बनाऊंगा बच्चों, मेरे पास इस बार एलिमेंट है दो बच्चों, V1 और V2, अब इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, जहां पे मेरे अल्फा 1 और अल्फा 2 कहां से होंगे बच्चों, जेड पी से होंगे। यानी कि मेरे अल्फा 1 के पास भी पी चॉइसेस हैं, मेरे अल्फा 2 के पास भी पी चॉइसेस है, यानी कि अल्फा 1 भी 0 1 2 अप टू p माइनस 1 में से कुछ भी हो सकता है, मेरा अल्फा 2 भी 0 1 2 अप टू p माइनस 1 में से कुछ भी हो सकता है बच्चों। यानी कि अगर मैं अल्फा को ले लेता हूं 0 तो मैं अल्फा 2 को ले लेता हूं 1, अल्फा 1 को 0 तो इसको मैं 2 3 4 एक 0 के कोरस्पॉन्डिंग p चॉइसेस आ गई बच्चों। नेक्स्ट में जब इसको 1 रखूंगा तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1 आ सकता है, 1 के कोरस्पॉन्डिंग 2 आ सकता है, 1 के कोरस्पॉन्डिंग 3 आ सकता है, 1 की कोरस्पॉन्डिंग p माइनस 1 आ सकता है। तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग p चॉइसेस, इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग p चॉइसेस, 2 के कोरस्पॉन्डिंग p चॉइसेस अप टू p माइनस 1 के कोरस्पॉन्डिंग p चॉइसेस, तो क्या हो जाएगा p प्लस p प्लस p प्लस p, p प्लस p प्लस p अप टू p टाइम सेट हो जाएगा, यानी कि p का स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसके जो लीनियर स्पेन में आएंगे वो कितने आएंगे, p की पावर 2 बच्चों, p स्क्वायर एलिमेंट आएंगे जो V1 V2 दो नॉन जीरो एलिमेंट्स की लीनियर स्पेन में हो। अब क्या होता है बच्चों, हम ऐसे हमारे प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने दो एलिमेंट उठाए, अब नेक्स्ट हम क्या उठाएंगे, तीन एलिमेंट उठाएंगे बच्चों।
कि V1 V2 V3 तीन नॉन जीरो एलिमेंट उठाएंगे V एन जेड पी से, तो हमारा क्या है, थ्री नॉन जीरो एलिमेंट है। अब मैं क्या बता रहा हूँ, V1 V2 V3 अप टू कितना, मान लीजिए V के नॉन जीरो वेक्टर्स फ्रॉम V and Z, then linear combination of V1 V2 V के, और अगर इसकी कार्डिनलिटी चेक करता हूँ बच्चों, तो वो क्या आ जाएगी मेरी p रेज़ टू दी पावर k हो जाएगा। यानी कि अगर लीनियर स्पेन की बात की, एक एलिमेंट था तो p, दो एलिमेंट है तो p स्क्वायर, प्रोसीडिंग इन दिस वे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो कि प्रोसीडिंग इन दिस वे वी है कि अगर ऐसे हम चलते जाए कि तीन एलिमेंट होंगे तो p की पावर 3, चार होंगे तो p की पावर 4, और k एलिमेंट होंगे तो p रेज़ टू दी पावर k, इतने हमारे पास क्या होंगे बच्चों, कार्डिनलिटी होगी सेट की, जो लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेगा। हाँ तो अब क्या था स्टूडेंट्स, if p is a prime number then the number of different ordered set of are linearly independent vectors from V and Z हमें बता रहा बच्चों कि अगर p हमारा कोई प्राइम नंबर है तो नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर सेट, हमें डिफरेंट ऑर्डर सेट बनाने हैं ऑफ आर लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, यानी एक सेट में आर लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर आएंगे कहां से, V एन जेड पी से। तो हमारे पास कितने तरह से हम आर लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को चूज कर सकते हैं, कहां से, V एन जेड पी से, उतने हमारे पास डिफरेंट ऑर्डर्ड सेट बन जाएंगे। कितने आएंगे देखते हैं इसको सॉल्यूशन। मान लीजिए V1 V2 Vn ordered are linearly independent vectors from V and Z। मान लीजिए ये हमारा पास सेट है, एक ऑर्डर्ड सेट है n, सॉरी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। अगर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं तो हमारा V1 जरूर कैसा होगा, सभी के सभी कैसे होंगे, नॉन जीरो। तो सबसे पहले क्या होगा हमारा, लेट V1 कैसा है, नॉन जीरो है। अगर V1 नॉन जीरो है देन नंबर ऑफ choices for V1 is equal to, कि V1 के पास कितनी चॉइसेस हैं, V1 एक वेक्टर हो सकता है कहां से, V एन जेड पी से हमें कोई भी वेक्टर उठाना है। अब V एन जेड पी में टोटल नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने होते हैं बच्चों, टोटल नंबर ऑफ वेक्टर होते हैं इसमें p रेज़ टू द पावर n। लेकिन हमने अभी अभी किया था कि नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स कितने हैं, कि हमारा V1 कैसा है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो वेक्टर्स कितने हो जाएंगे बच्चों, p रेज़ टू द पावर n माइनस 1। तो V1 के पास कितनी चॉइसेस हैं, कि V1 तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंडिपेंडेंट वेक्टर है, कि हर ये तो स्टार्टिंग यहाँ से, तो कि पहले तो कोई भी वेक्टर उठा सकते हैं, जीरो के अलावा आप कोई भी p रेज़ टू द पावर n माइनस 1 में से कोई भी वेक्टर आप उठा लीजिए। अब बात आती है तो जब हम V2 पे पहुंचते हैं, नाउ नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर V2। अब क्या बात है बच्चों, नंबर V2
अदर देन एल ऑफ वी। क्यों बच्चों अदर देन एल ऑफ वी? क्यों? एल ऑफ वी में क्या गए कि V1 की सारी लीनियर कॉम्बिनेशंस आ गई। हमें V2 ऐसा उठाना बच्चों कि जो कैसा हो V1 से लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये V1 V2 अप टू V आर सारे कैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर V2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो V2 क्या नहीं होना चाहिए? V1 की लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं होना चाहिए। यानी V1 की लीनियर कॉम्बिनेशन छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी हमारे पास वेक्टर्स बचते हैं उनमें से आप V2 को कोई भी नॉन जीरो वेक्टर उठा दीजिए। यानी कि अब टोटल नंबर ऑफ वेक्टर्स तो हमारे पास कितने हैं? n माइनस उनमें से V1 की लीनियर कॉम्बिनेशन में कितने वेक्टर्स आएंगे? अभी हमने जो किया था कि अगर हमारा V1 नॉन जीरो था तो हमने लीनियर स्पैन निकाला था V1 का, वो कितना आया था? P आया था बच्चों। इसकी लीनियर स्पैन कौन से होंगे? 0 into V1, 1 into V1, 2 into V1 up to P minus 1 into V1। तो इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन कितने वेक्टर आए थे बच्चों? P वेक्टर आए थे। क्यों? अगर उन P वेक्टर्स को हटा देता हूं तो मेरे पास क्या हो गए? वो सारे V2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आ जाएंगे, इसमें से जो इसकी लीनियर स्पैन में नहीं होंगे, जो V1 से क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट। सिमिलरली अगर मैं V3 की बात करता हूं, नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर V3। अब V3 के पास कितनी चॉइसेस है बच्चों? V3 के पास चॉइसेस है बच्चों, ये क्या नहीं होना चाहिए? टोटल नंबर ऑफ वेक्टर्स में से कुछ भी उठाइए, लेकिन ऐसा उठाइए कि V3 क्या हो? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो V1 और V2 से। यानी कि V3 क्या नहीं होना चाहिए? इंडिपेंडेंट है V1 V2 से, यानी कि V3 लीनियर स्पैन में नहीं होना चाहिए। किसकी? V1 और V2 की। अभी हमने किया था कि दो वेक्टर्स की लीनियर स्पैन में कितने वेक्टर्स आए थे हमारे? 20 के आए थे बच्चों। तो प्रोसीडिंग इन दिस वे कि हम निकालते हैं नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर VR। VR के लिए क्या चॉइसेस है बच्चों? कि VR अपने से पहले वाले किसी की भी लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं होना चाहिए। यानी कि V1 V2 V3 अप टू VR-1, ये R-1 ऐसे वेक्टर्स हैं जिनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में ये नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है बच्चों? P raised to the power n minus PR-1। तो हमारे पास नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्ड सेट कितने बनेंगे? R लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर से। जितनी इनके पास चॉइसेस आती जाएंगी उतने ही डिफरेंट ऑर्डर्ड सेट बन जाएंगे। यानी कि वो कितने आ जाएंगे कि V1 के लिए चॉइसेस कितनी है? P raised to the power n-1। V2 के लिए चॉइसेस कितनी है? P raised to the power n-P अप टू सो ऑन। PR के लिए P raised to the power r-1। इतने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड सेट बनेंगे हमारे पास जिसमें R लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आएंगे। कहां से? VN ZP से बच्चों। ये थे हमारे ऑर्डर्ड सेट। अगर हमें काउंट करनी है कितने बनेंगे। अब इसके बाद क्या था बच्चों? अभी क्या रहेगा? अभी तो हमने निकाले थे नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्ड सेट ऑफ आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। अब हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स फ्रॉम V and Z P। इस बार क्या कर बच्चों? इस बार हमें डिफरेंट सेट बनाना है आर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स यहां से उठा के। इस बार इसने ये लिखा कि हमें डिफरेंट ऑर्डर्ड सेट चाहिए हैं। इस बार हमें ऑर्डर्ड नहीं, ऑर्डिनरी जो नॉर्मल हमारा सेट बनाते हैं आर वेक्टर्स का, हमें वो सेट बनाने हैं कि आर वेक्टर्स के हम V and ZP से कितने सेट बना सकते हैं बच्चों। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बात की थी बच्चों कि जो एक वेक्टर है वो क्या होगा बच्चों? एक वेक्टर है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, तो मैं उससे n फैक्टोरियल ऑर्डर्ड सेट बना सकता हूं। एक सेट है बच्चों, सॉरी, एक सेट ऑफ n वेक्टर्स है, उससे मैं n फैक्टोरियल ऑर्डर्ड सेट बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि उनके एलिमेंट से क्या कर दूंगा? परम्यूट कर दूंगा, चेंज कर दूंगा एक दूसरे के साथ, स्वाइप कर दूंगा। ठीक है बच्चों? n वेक्टर से हम क्या बना देंगे? n फैक्टोरियल वेक्टर। यानी कि n फैक्टोरियल ऑर्डर्ड सेट से मिलकर हमारा क्या बनेगा? कोई भी एक सेट बनेगा।
n वेक्टर्स का, यानी कि और हमें कितने का बनाना है r वेक्टर्स का बच्चों, यानी कि क्या होगा r फैक्टोरियल ऑर्डर्ड सेट से बनेगा हमारे पास एक वेक्टर। तो एक ये तो n r वेक्टर, एक ऑर्डर्ड सेट से हमारे पास कितने वेक्टर बन जाएंगे 1 बाय r फैक्टोरियल। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने हैं, ऑर्डर्ड सेट कितने हैं हमारे पास, हमने ऑर्डर्ड सेट तो निकाल लिए थे ना कि हमारे ऑर्डर्ड सेट कितने हैं, इतने हैं। तो इतने ऑर्डर्ड सेट के लिए कितने वेक्टर्स बन जाएंगे 1 बाय r फैक्टोरियल इनटू p raised to the power n minus 1 p raised to the power n minus p r minus 1। यानी अगर डिफरेंट सेट्स की बात करते हैं तो कितना आएगा up to so on p raised to the power n minus p r minus 1 डिवाइड बाय r फैक्टर। ये हो जाएगा हमारे पास डिफरेंट सेट, हमारे पास इतने बनेंगे किसी भी r लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर से, कहां से, फ्रॉम v and z p से। समझ में आया कि r फैक्टोरियल ऑर्डर्ड सेट मिलके हमारा कितने बनाते हैं, एक वेक्टर बनाते हैं। तो एक ऑर्डर्ड सेट कितना बनाएगा 1 बाय r फैक्टोरियल, और हमारे पास कितने ऑर्डर्ड सेट हैं, इतने हैं, तो क्या बनेंगे दिस इनटू दिस। जैसे कि फाइंड द नंबर ऑफ ordered set of 3 linearly independent vectors from P3Z2। अब हमें क्या बताना है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड सेट बताने हैं कितने बनेंगे, 3 लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर उठाने हैं कहां से, P3Z2 से। अभी हम कहां बात कर रहे थे बच्चों, हम बात कर रहे थे हमारे V and Z यानी सेट ऑफ या वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल वेक्टर्स ऑफ n टपल्स। n टपल्स के हमारे वेक्टर्स का एक सेट था V and Z P। अब हमारे पास इसे क्या कह दिया P3Z2 यानी Pn ओवर F, Pn ओवर F कि Pn n की वैल्यू 3 दे दी और F यानी फिल्ड दे दिया Z2। अब Pn क्या था, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री अप टू n, कि n तक की डिग्रीज का हमारे पास जो भी सेट होगा, n तक की डिग्रीज की पॉलिनोमियल्स का हमारे पास जो भी सेट होगा उसे हमने Pnf कहा था बच्चों। तो इसमें अगर हमारे पास एलिमेंट आएंगे तो कैसे आएंगे, a0 a1x a2x स्क्वायर अप टू an x टू द पावर n, जहां पे हमारे ai कहां से होंगे, हमारे फील्ड से होंगे। ये है हमारे पास, यानी यहाँ पे x तो क्या हमारा वेरिएबल फिक्स है। अगर डिफरेंट पॉलिनोमियल चाहिए हमें तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, हमारे कोएफिशिएंट्स को चेंज करना पड़ेगा जो कि हमारे फील्ड से हैं। कोएफिशिएंट कितने हमारे पास a0 a1 a2 अप टू an, यानी कि अगर ये सेट होता तो ये हमारा आइसोमॉर्फिक हो जाता है किसके, Rn+1 और r बात कर लीजिए हमारा, ये हमारा, अगर मैं इनको इस पॉलिनोमियल को मैं ऐसे ही लिख सकता हूं जैसे कि a0 a1 अप टू an, यानी ये हो सकता है कि आप इस पॉलिनोमियल की बात कीजिए या एक आप n+1 ऑर्डर का एक टप्पल ले लीजिए उसकी बात कीजिए, ये दोनों क्या होंगे बच्चों, आइसोमॉर्फिक होंगे। यानी कि अभी हम जब बात कर रहे थे V and Z P, वहां पे नंबर ऑफ वेक्टर कितने थे, एक टपल में n थे, इस बार कितने हैं n+1 है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे P3 की बात कर रहा हूं, यानी कि मेरे पास 4 वेक्टर्स का, सॉरी 4 टपल का एक सेट है बच्चों, या एक एलिमेंट है, सॉरी एक वेक्टर है जिसके पास 4 टपल है। यानी कि मेरे ऑर्डर सेट क्या थे, p raised to the power n-1 p raised to the power n-p up to p raised to the power n-p r-1। r क्या था, जितने हमें लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स उठाने थे, हमें उठाने सेट थे 3 लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर बच्चों, और p हमारा क्या था ZP फील्ड की, यानी कितने हो जाएंगे ये p यानी कि 2 बच्चों, 2 raised to the power कितनी बच्चों n,
अब यहाँ पे अगर 3 है पॉलिनोमियल्स में तो इसका मतलब कितना है, 4 वेक्टर्स हैं हमारे पास। 2⁴ माइनस 1, 2⁴ माइनस p और 2⁴ माइनस p स्क्वायर और p क्यूब नहीं होगा तो, क्योंकि अगर r है तो 2⁻r माइनस 1 तक ही जाएगा। कितने हमारे पास क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे इस सेट से, ऑर्डर सेट अगर बनाए तो एन किया जाएगा 63 इंटू 16 माइनस 2 14 इंटू 16 माइनस 4 12 ऑर्डर कर लीजिए। अब ये क्या है, नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर सेट। अगर मैं यहां से डायरेक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट सेट निकालूं ऑफ 3 linearly independent vectors from P3 to H, वो कितने हो जाएंगे बच्चों कि Pn माइनस 2⁻n माइनस 1 और 2⁻4 माइनस 2 2⁻4 माइनस 2 स्क्वायर डिवाइड बाय r फैक्टोरियल। r कितना था बच्चों 3, यानी कि 3 फैक्टोरियल हो जाएगा बच्चों। अगर आप इसको 3 फैक्टोरियल डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सेट आ जाएंगे। अगर ऑर्डर सेट की बात करेंगे तो इतने आएंगे। तो ये था हमारा क्या, कैसे हम किसी भी वेक्टर स्पेस में से अगर ऑर्डर्ड सेट बनाना हमें किसी r लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर से तो कितने बनेंगे, अगर ऑर्डर्ड के बजाय ऑर्डिनरी सिंपल सेट्स बनाने हमें r लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर से तो वो कितने बनेंगे। अब हम बात करते हैं हमारी मैट्रिसेस में। अब आता हमारे पास मैट्रिसेस का, यानी कि अगर m लेस देन n है देन नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n विद रैंक m इज। अब हमें क्या निकालना बच्चों, अब हमें m क्रॉस n की वो सारे मैट्रिक्स निकालनी है, अलग अलग मैट्रिक्स कितनी होंगी जिनका रैंक कितना हो तो m होगा, रैंक इज इक्वल टू m, जिनका रैंक क्या हो तो m होगा। यानी कि देखिए कि जैसे भी हम कोई भी मैट्रिक्स बनाते हैं m क्रॉस n, m रो n कॉलम, जैसे n कॉलम बनाए यानी कि मेरी तो एक रो होगी, ये मेरे m रोज हैं n कॉलम है, जो मेरे n कॉलम्स हैं यानी कि मेरी एक रो जो कंप्लीट है वो मेरा एक n टप्पल का एक वेक्टर बन जाएगी। क्या है, मेरी एक रो एक n टप्पल का एक वेक्टर बन जाएगी। अगर मेरे पास ऐसी ऐसी m रोज है यानी कि मैट्रिक्स रैंक कितना है m रैंक होना क्या मतलब है, m रैंक का मतलब है कि मेरे पास m लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं कितने n टप्पल्स के। यानी कि मुझे अब ये बताना है कि मैं इन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर से कितने ऑर्डर्ड सेट बना सकता हूं। ऐसे बोल दीजिए आप कि उन सेट में v1 v2 v3 ऐसे इनको अरेंज करेंगे कि आप इन सबको, अब हमारे पास क्या है m लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, अब हम इन्हें अरेंज करेंगे कि ये पहले आएगा ये बाद में आएगा ये कौन सा कैसे आएगा। यानी कि मैं क्या कहता हूं कि मैं m लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को अरेंज करूंगा। कैसे करूंगा कि मेरे ऑर्डर्ड सेट बन जाए, वो ऑर्डर्ड सेट अपने आप में क्या होंगे मैट्रिक्स बन जाएंगे बच्चों। अच्छा मैट्रिक्स में हमारे पास हमने क्या बनाया था, पहले तो बनाया था हमने ऑर्डर्ड सेट बनाए थे बच्चों। अब हम ऑर्डर्ड सेट नहीं बनाएंगे, अब या आप ऑर्डर्ड सेट बोल दीजिए या आप ऑर्डिनरी सेट बोल दीजिए, वो दोनों इक्वल होंगे। क्योंकि अगर आपने कोई भी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, जब हम वेक्टर्स में बात करते हैं ना तो हमारे सेट्स 1 2 3 और 3 2 1 ये तो अलग अलग होते हैं, लेकिन यानी कि ये क्या है ऑर्डर्ड सेट तो दो अलग अलग हैं ये। और क्या होगा ऐसे समझ लीजिए आप कि मैंने एक सेट बना दिया जिसमें पहले तो है 1 2 3 और फिर है एक 2 1 3, ये हमारे पास सेट है जिसमें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं।
अब आप इन दो वेक्टर्स को ऐसे लिख दीजिए या आप ऐसे लिख दीजिए कि आपके पास एक सेट है 2 1 3 या फिर 1 2 3, ठीक है बच्चों। या आप इसको ऐसे लिख दीजिए या आप इसको ऐसे लिख दीजिए, ये तो आप दोनों के सेम हो जाएंगे, यानी कि जो ऑर्डर सेट होंगे वो तो आगे पीछे से। लेकिन जब हम मैट्रिक्स की बात करें, जब मैट्रिक्स में हम इन वेक्टर्स को मैं लिखता हूं जैसे 1 2 3 तो 2 1 3, और जब मैं इनको इंटरचेंज लिखता हूं 2 1 3 1 2 3, तो ये दोनों तो सेम होंगे बच्चों। लेकिन मैट्रिक्स में जैसे ही अलग अलग करेंगे ये हमारे क्या हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट सेट्स बन जाएंगे। यानी कि यहाँ पे जितने ऑर्डर सेट बनेंगे और जितने डिफरेंट सेट बनेंगे वो अलग अलग बनेंगे। यहाँ पे हमारे डिफरेंट सेट बनाएंगे वो भी ऐसे ही होंगे और जो ऑर्डर सेट बनाएंगे वो भी ऐसे ही होंगे। यानी कि हमारे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ डिफरेंट सेट कह दीजिए या नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर सेट कर दीजिए, वो कितने आएंगे, सेम आएंगे। और कितने आएंगे कि हमें m लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को अरेंज करना है, उतने ही बन जाएंगे। यानी कि मैं कैसे करूं कि टोटल मेरा है p raised to the power n minus 1, p raised to the power n minus p up to so on, p raised to the power n माइनस m है मेरे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो उनसे कितने बन जाएंगे, p raised to the power n minus p raised to the power n minus 1। ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, ये मेरे पास हो जाएंगे नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स या फिर ऑर्डर्ड सेट कह लीजिए। अब आप इनका ऑर्डर्ड सेट का मतलब क्या है कि एक ऑर्डर्ड सेट की कोरिस्पोंडिंग मेरे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी, दूसरी ऑर्डर सेट की कोरिस्पोंडिंग दूसरी मैट्रिक्स, तीसरी ऑर्डर सेट की कोरिस्पोंडिंग तीसरी मैट्रिक्स। यानी जितने ऑर्डर सेट बनाऊंगा मैं m लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर से, उतनी मेरी डिफरेंट मैट्रिक्स बन जाएंगी n क्रॉस n ऑर्डर की, जिनका रैंक कितना आएगा, m आएगा। रैंक m ने क्या कहा है, रैंक m ने हमें बताया कि रैंक m आने का मतलब क्या है कि m रो जो है हमारे पास वो कैसी है, सारी की सारी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और एक रो क्या है हमारे पास, आइसोमॉर्फी होती है किसके, एक n टप्पल होता है जो, सॉरी एक टप्पल होता है n वेक्टर्स का, उसके आइसोमॉर्फी होती है। यानी कि n टप्पल्स के वेक्टर्स उठाने हमें और m लीनियरली इंडिपेंडेंट उठाने हैं, और उससे हमें क्या बनाना है, डिफरेंट मैट्रिक्स बनानी है, डिफरेंट ऑर्डर सेट बनाने हैं, तो वो हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे। अब ये तो क्या थे, जैसे कि अभी बताया मैंने, ये तो हमारे क्या थे, डिफरेंट ऑर्डर सेट थे। अगर हम जितने हमें डिफरेंट ऑर्डर सेट बना दिए उतने हमारे पास ऑर्डनरी सेट बनेंगे, क्योंकि जैसे हम किसी भी दो ऑर्डर सेट में जैसे इनको चेंज करते हैं तो वो दोनों क्या होंगे बच्चों, अलग अलग काउंट होंगे। यानी कि अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि हमारे आर वेक्टर मिलके, यानी आर फैक्टोरियल ऑर्डर सेट मिलके एक वेक्टर बना देंगे, अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर हमारे एक हमने ऑर्डर सेट ले लिया, अगर उससे तो दूसरा ऑर्डर सेट लिया है, वहां पे तो जब नंबर्स में बात करते हैं जैसे 1 2 3 3 2 1 2 1 3, जो ये सेट होते हैं ये सारे के सारे किसके हैं, एक ही इन सेट के बनते हैं। ये ऑर्डर सेट है, ये एक ही सेट से बनते हैं 1 2 3 से। ये 1 2 3 से हमने अलग अलग ऑर्डर सेट बना दिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे अगर हमने कोई मैट्रिक्स फिक्स कर दी जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ये मैट्रिक्स फिक्स कर दी, अब इसका मतलब नहीं है अगर मैं इसमें किसी भी एलिमेंट्स को चेंज करूंगा, जैसे मैंने इनको चेंज कर दिया ऐसे कि यहाँ पे हमने टप्पल को चेंज कर दिया कोऑर्डिनेट्स को, अगर यहाँ पे मैं रो कॉलम को, सॉरी दो रो को या किसी भी दो रो को अगर मैं चेंज करूंगा तो मेरे पास एक अलग ऑर्डर्ड सेट ही बन जाएगा या फिर डिफरेंट सेट ही बन जाएगा कि 1 2 3, अगर मैंने यहाँ पे 7 8 9 4 5 6 कर दिया, तो जब मैं इसमें इंटरचेंज करता हूँ ये तो क्या है, सभी इसी सेट से मिलकर बने हैं, तो ये 6 तो 6 इसी के मिलकर बनाएंगे। लेकिन जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये मेरी अलग मैट्रिक्स है, ये मेरी क्या है, अलग मैट्रिक्स है। अब ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, यानी कि हर वेक्टर अपने आप में क्या है, ऑर्डर्ड सेट होता है मैट्रिक्स में। क्यों, मैट्रिक्स में हम किन को स्वाइप नहीं कर सकते, जैसे ही हम किसी दो रो को स्वाइप करेंगे या चेंज करेंगे, परम्यूट करेंगे, तो परम्यूट करते क्या आ जाएगा, हमें एक नई मैट्रिक्स मिल जाएगी, उससे हम नहीं रहेगी बच्चों। जैसे यहाँ पे था, सॉरी ये सेट बना दिया है कि यहाँ पे सेट्स थे कि सेट्स के एलिमेंट्स को तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स की रो या कॉलम्स को हम आगे पीछे नहीं लिख सकते। जैसे ही हम इनको चेंज करेंगे हमारे पास एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी, हमारी मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी बच्चों। यानी कि अगर आप मैट्रिक्स की बात करते हैं तो क्या होगा आपके पास कि नंबर ऑफ क्या डिफरेंट ordered matrices of order m cross n is equal to number of different
matrices of order n cross n with rank n, इसमें भी with rank कि इसमें भी अगर आप डिफरेंट ऑर्डर्ड मैट्रिसेस की बात करती हैं तो ऑर्डर्ड का क्या मतलब है कि आप या तो ऑर्डर्ड की बात कीजिए या आप डायरेक्ट बात कीजिए, मैट्रिक्स में वो क्या है, दोनों ही सेम हो जाता है। तो अब मैं क्या करता हूं बच्चों, अब मैं निकालता हूं कि नंबर ऑफ डिफरेंट नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n इज कि अगर आपको किसी भी ऑर्डर n की नंबर ऑफ डिफरेंट नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस निकालनी है, जहां पे मैट्रिसेस है ये हमारे क्या ओवर जेडपी फील्ड में बच्चों, इसलिए हमने यहाँ पे लिखवा दिया ओवर जेडपी। ये ओवर जेडपी हमारे पास n ऑर्डर की कितनी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस आएंगी, वो हमारे पास क्या जाएगा बच्चों, इसका क्या मतलब है, n ऑर्डर का मतलब है नॉन सिंगुलर, यही हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे, n क्रॉस n की मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी यानी कि सारी की सारी रो कैसी इसकी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि हमें नंबर ऑफ डिफरेंट n क्रॉस n की मैट्रिक्स निकालनी है विद रैंक इज इक्वल टू n, यानी कि यहाँ पे अगर मैं m को n से रिप्लेस कर दूं, यहाँ पे मैं m को n से, कि नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n विद रैंक n, n क्रॉस n की मैट्रिक्स अगर रैंक n आएगा तो कैसी हो जाएगी, इनवर्टिबल कह दीजिए, नॉन सिंगुलर कह दीजिए, यानी कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ m को रिप्लेस कर देता हूँ n से, p up to so on p raised to the power n minus p raised to the power n minus 1, ये हो जाएगा दोस्तों। ये कैसी हो गई हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस आ गई। अगर मुझे सिंगुलर मैट्रिक्स निकालनी हो बच्चों, नंबर ऑफ सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n फ्रॉम ओवर जेडपी। अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या देंगे बच्चों, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या देंगी कि आप इस ऑर्डर की टोटल कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं, उनमें से आप नॉन सिंगुलर को हटा दीजिए तो हमारे पास कितनी बन जाएंगी, सिंगुलर बन जाएंगी। अब n ऑर्डर की यानी कि एक n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है ओवर जेडपी, यानी कि इसके पास कितने एलिमेंट होंगे बच्चों, n स्क्वायर एलिमेंट होंगे, n स्क्वायर, और हर एलिमेंट के पास कितनी चॉइसेस होंगी, वो हमारे फील्ड से आएगा, फील्ड के पास हमारे पास p चॉइसेस है, हर एलिमेंट के पास p चॉइसेस होंगी, p इंटू p इंटू p इंटू p कितने टाइम्स हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम हो जाएगा, यानी कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी है, p रेज़ टू द पावर n स्क्वायर, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कौन सी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हटा दीजिए सारी, जब सारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हटा देंगे हम उसमें से टोटल मैट्रिक्स में, तो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स बन जाएंगी, सारी सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएंगी, यानी कि pn स्क्वायर माइनस दिस। अब ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास सारी की सारी कैसी आ गई, सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई। ऐसे आप किसी भी ऑर्डर की सिंगुलर या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं कि वो कितनी होंगी।